एक 4 साल की लड़की गांव में रहती है और गांव में रहने के बावजूद वो एक कच्चे फर्श के मकान में रहती है। बात बहुत पुरानी है। बात करीबन 1970 की है। और दोस्तों 1970 में जो ये लड़की होती है, वो जो कच्चा फर्श और कच्चा मकान था उसे हमेशा खोदने लगी रहा करती थी। इसके हाथ में कोई भी सामान पड़ जाया करता था, ये 4 साल की उम्र में भी और 5 साल की उम्र में भी जमीन को खोदा करती थी। इस बात के लिए इसको बहुत ज्यादा मार भी पड़ती थी, बहुत ज्यादा पिटाई लगती थी। एक दिन इसके दादाजी कहते हैं कि बेटा तो इस जमीन को इस तरह से क्यों खोदती है? तो वो एकदम इठलाती हुई दादा की तरफ कहती है कि दादा आपको नहीं पता, जमीन के नीचे मेरा घर है और मैं उस घर में जाना चाहती हूँ। उस घरों में मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। दादा बड़े हंसते हैं और बड़े विचलित होते हैं। कहते हैं कि कौन सा घर है बेटी तेरा, ऐसा कौन सा घर तेरा आ गया? वो कहती है कि दादा मैं ना नागिन थी और मैं नागलोक में यानी जो जमीन के अंदर बना हुआ है ना उसमें रहा करती थी। दादा बहुत जोर से हंसता है, कहता है कि मेरी लाडली, अच्छा तो इससे घर निकाल लेगी? वो कहती है कि हाँ बाबा, मैं जरूर इसको खोद कर अपने घर में जाऊंगी, क्योंकि मुझे सपने में मेरा पूरा परिवार नजर आता है। दोस्तों हमने फिल्मों में देखा, सीरियल में भी देखा, कई बार पढ़ने की भी कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मलोक यानी पृथ्वी लोग, बहुत सारे लोक हैं जिनके बारे में कहा जाता है। यहाँ पर पाताल लोक भी कहा जाता है। तो ये पाताल लोक का जिक्र करती है और कहती है कि यहाँ पर मेरा घर है। क्या इस लड़की को इसका घर मिल पाएगा या ऐसे ही उधर उधर की बातें कर रही थी? अब आप हमेशा कहोगे कि पता नहीं कहां से इस तरह की घटनाएं लेकर आती हैं। हमेशा मेरा एक मेन जो मकसद होता है कि आप लोगों के सामने उस सच्चाई को रखना जो सच्चाई सबसे ज्यादा विचित्र हो और जो आपको सुनने में आपको पता चले कि ऐसा भी हो सकता है। क्या किसी का कोई इच्छाधारी नागिन जिसका कोई परिवार हो सकता है, क्या वो पाताल लोक में रह सकता है? क्या वो आम लोगों के बीच में भी रह सकते हैं? ये पूरे राज क्या थे, रहस्य क्या थे? दोस्तों यहाँ पर स्टीवेंसन ने भी इस केस पर चर्चा की थी। स्टीवेंसन एक बहुत जाना माना नाम था पुनर्जन्म की घटना के ऊपर। लेकिन अंत कैसा हुआ, शुरुआत कहाँ से होती है, सब कुछ आपको बताएंगे। काफी रोचक घटना है, काफी जानने वाली घटना है। मैं भी इसको सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हूँ और बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कभी। तो दोस्तों आपको इस लड़की के बारे में जो जानना है, ये लड़की महाराष्ट्र की रहने वाली होती है। हालांकि आज इस लड़की के ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसी वजह से मैं आपसे बिल्कुल ये दावे के साथ तो नहीं कह सकती कि सत्य घटना है या नहीं है। लेकिन इस घटना के बारे में जितनी भी मैंने जानकारी निकाली, जितनी मैंने चर्चा निकाली, इस घटना के बारे में कहीं ना कहीं कुछ सबूत ऐसे मिलते हैं जो ये बतलाते हैं कि हाँ ये घटना सत्य है। महाराष्ट्र के एक गांव में एक लड़की का जन्म होता है। दोस्तों लड़की का जन्म भले ही हुआ था, लेकिन लड़की जब पेट से पैदा होती है तो ये लड़की जब पैदा होने के बाद इस लड़की को देखा जाता है तो ये बिल्कुल, इसका जो एक काला रंग चमकदार नहीं होता है, मतलब कुछ ऐसा कलर आपको बताऊं कि वो ना तो काली थी ना वो गोरी थी, एक चमकीला सी शाइनिंग उसके शरीर पर होती है। तो यहाँ पर परिवार वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि हमारे घर में तो कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है। कभी कभी आपने देखे हो जिन बच्चों को हम सूरजमुखी बच्चे कहते हैं, भारत में जो बिल्कुल व्हाइट होते हैं, जिनके बाल से लेकर नाखून से लेकर और मतलब हर चीज व्हाइट होती है, उन्हें सूरजमुखी बच्चा बोला जाता है। सूरज के सामने वो देख नहीं सकते उजाले में। तो इसी तरह से इस लड़की की जो देह थी वो बिल्कुल अलग थी, मानो जैसे एक काली नागिन चमकती है ना, इस तरह का इसका देह और रूप था। थी एक लड़की ही, कोई, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो नागिन थी या सांप थी या पेट से ही, जिस तरह से अब एक खबर उड़ रही है कि एक महिला फर्श पर बैठी हुई होती है। दोस्तों शायद ये एमपी की खबर है। थोड़ी सी इस पर चर्चा करती हूँ कि उसमें एक महिला बैठी हुई है और उसने एक टोकरी के नीचे छोटे छोटे से बच्चों को रख रखा है। ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। लेकिन जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी सच्चाई झलकती है, लेकिन इसके प्रमाण मेरे साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस चीज के प्रमाण होते हैं मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ। अब यहाँ पर ये जो लड़की होती है
दोस्तों ये लड़की कहती है कि मेरा जन्म यानी ये होती है और ये बड़ी होती है। धीरे धीरे यहाँ पर इस लड़की का नाम रखा जाता है रति। अब रति नाम से इसको पुकारा जाता है। रति धन की यानी घर में समृद्धि और सुख समृद्धि बनी रहेगी। रति धीरे धीरे बड़ी होती है। रति बहुत कम रोआ करती थी, एकदम ऐसे बबकना, एकदम लोगों के सामने देखना, कुछ इस तरह की इसकी छवि होती है। धीरे धीरे जैसे ही ये 1.5 साल की होती है या इधर उधर फर्श में चलने लगती है तो ये जमीन को खोदना शुरू कर देती है। हाथों से ही खोदना शुरू करती है, हाथों से ही शुरुआत करती है। तो घर वाले सोचते हैं कि आम बात है, बच्चे ऐसा करते हैं, अक्सर हमारे बच्चों ने भी किया था, जमीन को खोदना या कुछ भीत से कुछ छुड़ाना दीवार से। तो इस तरह के सारे काम चलते रहते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के एक गांव की घटना होती है। धीरे धीरे लड़की और भी बड़ी होती है। जब जैसे जैसे बड़ी होती है तो हाथ में कोई पत्थर हुआ या कोई ईंटा हुआ, कुछ भी हुआ, उससे जमीन को या फर्श को खोदने लगती है। घर वाले बड़े परेशान होते थे क्योंकि उस समय कच्चे घर थे और कच्चे जो फर्श हुआ करते थे, जहां इसका मन करता था वहीं पर ये खुदाई शुरू कर दिया करती थी। घर वाले इतने परेशान होते हैं कि देखो तुम हमारी बेटी हो, लेकिन तुम इस तरह की खुदाई क्यों करती हो बेटा, हम काफी परेशान रहते हैं। माँ इसको गाल पर तमाचा भी रखती है कि क्या है पागल सी, हमेशा मेरे लिए काम बढ़ाती है। क्योंकि वहां पर थोड़ी सी मिट्टी डालनी, मिट्टी के बाद वहां पर गोबर का जो गोबर होता है उससे उसे लीपना पड़ता था, मिट्टी और गोबर मिलाकर। तो बेटी काम बढ़ाया करती थी। दिन में बहुत सारे गड्ढे कर दिया करती थी, चाहे तो पूरे दिन सोती ही नहीं थी, पूरे दिन उन गड्ढों को करने में ही लगी रहा करती थी। अब तो घर वालों को पूरा अंदाजा हो चुका था, जहां पर भी लड़की जाया करती थी वहां पर इसके पीछे पीछे देखो कहीं पर गड्ढे खोद रही होगी, देखो ऐसा कर रही होगी। मतलब घर वालों के यही लगा रहता था कि ये सब कुछ कर रही होगी, भाई इसको वहां से हटाओ, वहां से इधर करो। मतलब पूरे दिन इस लड़की का ध्यान रखना जाना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे लड़की जब 4 साल की होती है, वो चमकदार देह सबको लुभाती है। कि बहुत अजीब बात है, इस घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कुछ नीला सा रंग और चमकदार इसकी स्किन का कलर होता है। और आंखें तो बिल्कुल कंजी नीली आंखें, इतनी सुंदर इसकी आंखें होती हैं, मानो बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये सच में ही एक नागिन है। इसकी देह को देखकर ऐसा लगता था कितनी खूबसूरत बच्ची है, कितनी गोल मटोल सी, और इसकी आंखें और वो चमकदार कलर। दोस्तों यहाँ पर जब ये धीरे धीरे 5 साल की उम्र में होती है तो एक दिन इसके दादा इसकी रखवाली पर बैठे हुए होते हैं। घर वाले सभी बाहर जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, इसको कहीं लेकर भी नहीं जाते थे क्योंकि ये जहां पर जाती थी वहीं पर अपना खुदाई का काम शुरू कर दिया करती थी। अब यहाँ पर आज दादाजी के मन में कुछ इच्छाएं जागती हैं। दादाजी कहते हैं कि बेटा आप ये खुदाई क्यों करते हो, क्योंकि ये दादाजी के सामने भी खोद रही थी 5 साल की उम्र में, अब तो ये फावड़ा भी चलाने की कोशिश करती है। दादाजी लूट कर रख लेते हैं। एक कुर्सी होती है, शायद आप लोग जानते हैं, उससे भी ये कुछ करने की कोशिश करती है, यानी इसको जमीन को खोदना था। अब यहाँ पर ये कहती है कि आप लोग तो मेरी बातें सुनते नहीं हो। अब भाषा भी इसकी बड़ी तेज तर्रार होती है, जो रति होती है। वो कहती है कि आप तो मेरी तरफ ध्यान देते ही नहीं हो, आपकी बेटी नहीं हूं ना मैं, मेरे बाबा इस जमीन के अंदर रहते हैं, मेरा इस जमीन के अंदर एक घर है और मैं उस घर में जाकर रहूंगी। दादा हंसने लगते हैं कि तू बापली है, अरे जमीन के अंदर घर हो सकता है, मरने ही जाएंगे। तो ये लड़की हंसते हुए कहती है, जिसका नाम रति होता है, कि नहीं बाबा मरते कैसे हैं, जमीन के अंदर हम तो जीवित रहते हैं, जमीन से हम बाहर आकर लोगों में मिलकर भी रहते हैं। हालांकि ये बातें कंठ से नीचे नहीं उतरती हैं, क्योंकि देखो आपकी तरह मैं भी इन चीजों पर पहले बहुत ज्यादा सोच विचार करती हूँ, तब कोई ऐसी चीज आपके सामने रखती हूँ। अब ये बाबा बहुत बार कहता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, जो दादा होता है। फिर वो कहती है कि अरे आपको क्या पता, इसके नीचे मेरी बहनें हैं, मेरे बाबा हैं, मेरी माँ है और हमारा एक पूरा सांपों का परिवार है और इसी के नीचे है। अब यहाँ पर घर वाले बड़े, दादा को तो बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो पोती समझ नहीं रही थी और पहले जो पुरुष हुआ करते थे वो काफी अक्खड़ स्वभाव के हुआ करते थे। तो इस दादा को गुस्सा आता है, 5 साल की पोती पर चिल्लाता है और फिर चिल्लाते हुए फावड़े को लेकर आता है और फर्श को खोदने लगता है। आज तुझे तेरा घर ही दिखा कर रहूंगा, तूने हमारी नाक में दम कर रखा है, तू हमें बड़ा परेशान करती है, कहाँ है इसमें घर। दादाजी घुटनों तक जमीन को खोद देते हैं। तो वो उछलने लगती है कि दादाजी और खोदो। अब दादा का गुस्सा और बढ़ता है, दादा और खोदता है। अब दादाजी जब बहुत देर से फावड़ा चला रहे थे तो सोचते हैं कि ये तो बच्ची है लेकिन मैं तो बूढ़ा हूं,
अब मैं इनकी बातों में इतना बह गया कि मैंने ये सब कुछ कर दिया। अरे मैंने घर के फर्श को खोद दिया। दादाजी कहते हैं कि तुमने सही नहीं किया है रति, तुमने मुझे भी पागल बना दिया। वो कहती है कि दादाजी इसी घर के नीचे यानी इसी जमीन के नीचे मेरा परिवार है, आपको क्या पता, हम बहुत हजारों सालों तक जीते हैं। ये तो मुझसे कोई गलती हुई है, उस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर दादाजी को बहुत सारी हैरानियां होती हैं और उसके मन में वो कथाएं, वो घटनाएं जन्म ले लेती हैं, जिन घटनाओं में एक इच्छाधारी नागिन होती है जिसके सर पर नागमणि होती है। उसके ऊपर मूवी भी बनी थी श्रीदेवी ने सनी देओल के साथ, और यहाँ पर ऋषि कपूर सर हैं उनके साथ भी मूवी बनाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये विचार आते हैं तो दादाजी को तो बस एकदम ऐसे लगने लगता है कि अब हमारी पोती के पास भी कोई नागमणि होगी, वो बहुत महंगी बिकती है, कोई नागमणि का कोई ऐसा पत्थर होता है। हालांकि दोस्तों नागमणि आज तक भी किसी ने नहीं देखी है, लेकिन नागमणि का जिक्र जरूर होता है कि जो सांपों के ही पास होती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि सांपों के पास से वो चमकते हुए हमने देखा है। यहाँ पर एक साइंस की जो जानकारी आपको दे दूं, कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनका शरीर ही बहुत चमकीला होता है। अब यहाँ पर ये दादा बहुत इच्छुक होता है, घर वाले तो आए नहीं थे, वो अपनी बेटी रति को अपने पास बिठाता है। अरे उसके लिए कुछ सामान दुकान से लेकर आए। वो कहता है कि बेटी मुझे एक बात बता, तो ये कहती है कि मैं सांपों के कुनबे में से हूँ, तो मुझे ये बता क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा चमकीला पत्थर है। तो यहाँ पर रति बहुत जोर जोर से हंसने लगती है, बहुत ही जोर जोर से ठाके मार मार कर हंसने लगती है और कहती है कि बाबा मुझे पता था आप ये सवाल जरूर पूछोगे, और जब मेरी ये बात आसपास पता चलेगी ना तो सभी लोगों के मन में ये सवाल जरूर उत्पन्न होगा कि कोई नागमणि भी होती है। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है कि नहीं बाबा, कोई नागमणि नहीं होती, कोई ऐसा चमकीला पत्थर नहीं होता जिसकी कीमत करोड़ों में क्या अरबों में हो। यानी अब तो मैं ये बात कह रही हूँ, वो यहाँ पर कौड़ी और दौड़ियों के कुछ इस तरह के नाम लेती। वो कहती है कि बाबा हमारे पास ऐसा कोई पत्थर नहीं होता, मेरे पूरे कुनबे के पास ऐसा कोई पत्थर नहीं है, ये तो एक चर्चा चलाई गई है। लेकिन हाँ, हमारे जो एक जैसे सरदार होते हैं बाबा, उसी तरह से हमारे वहां पर होते हैं, उनके पास कोई कीमती चीज जरूर है, लेकिन वो हर किसी सांप के पास नहीं पाती है, हर किसी इच्छाधारी सांप के पास नहीं पाती है, वो सिर्फ एक सरदार के पास रहती है। जिस तरह से कोहिनूर एक है ना, उसी तरह से वो नागमणि भी एक ही है। कुछ अस्वस्थामा से भी जुड़ी हुई ये लड़की बातें करती है। मुझे ये घटना रियल इसलिए लगी थी क्योंकि मणि अस्वस्थामा के माथे पर भी थी। तो इन चीजों को जब मैं देखती हूँ तो कुछ ना कुछ सच्चाई मुझे झलकती है। लेकिन ये लड़की हंसते हुए कहती है कि मेरा बाबा बावला हो गया, मेरा बाबा देखो इच्छाधारी नागिन पर भरोसा कर रहा है। अब यहाँ पर इस दादा को यकीन नहीं आता है और थोड़ा सा अपने आप पर बहुत हंसी आती है कि आज इस लड़की ने पूरे दिन मुझे पागल बनाया है। वो अपनी पोती को गोद में बैठाता है और कहता है कि बेटा देख, जो बातें हैं वो गई, उन्हें जाने दे, पर मुझे सही बता क्या तू सच में ही ऐसी है। तो यहाँ पर ये लड़की अपने दादा के गाल पर हाथ रखकर कहती है कि दादा एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आपने मेरे इस शरीर को देखा है ना, आप ऐसे, ना माँ ऐसी, ना मेरे पिता ऐसे, ना मेरे मम्मी ऐसी, मतलब मम्मी कहूँ, माँ मेरी ऐसी नहीं है, दादी भी नहीं है, मेरे भाई भी ऐसे नहीं है, मेरी बुआ भी ऐसी नहीं है, मेरे मामा मामी नाना नानी परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है, फिर मैं ऐसी क्यों हूँ? क्या आपके पास इसका जवाब है? मैं आपको बताना चाहती हूँ दादाजी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों का ज्ञान है और यहाँ पर मैं वक्त गुजार रही हूँ। 5 साल की उम्र में ये कहती है कि दादाजी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, अपना वक्त यहाँ पर गुजार रही हूँ क्योंकि मुझे तो अपने वहां पर ही रहना है। ये कहती है कि दादाजी मैं बिल्कुल नागलोक से आई हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं नागों के साथ खेली बड़ी हूँ, और यहाँ पर 5 साल की उम्र में एक और हादसा जब होता है, इनके घर में एक सांप आता है, तो वो उस सांप को आदेश से घर से बाहर निकालती है। ये भी बहुत सोचने वाली बात थी। अब दादा को वो बात भी समझ में आ जाती है। वो कहती है कि दादाजी मैं आपके घर में पैदा हुई हूँ, किसी कारण बस पैदा हुई हूँ, मैं अपना जीवन काटना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे हुड़क लगती है और मुझे लगता है कि जमीन के अंदर चले जाऊं, क्योंकि इसी के अंदर हमारा बहुत बड़े बड़े महल हैं, घर परिवार है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर नासा ने, रूस ने एक ऐसा गड्ढा किया है जहां पर उसके बाद नहीं जाते, पूरी कोर खोज कर घेर दिया है।
यहाँ पर ब्रह्मलोक भी छानबीन कर कर गिर दिया है नासा ने, या साइंटिस्टों ने बड़े बड़े ने कहीं पर भी कहते हैं कि कहीं हमें विष्णु नहीं मिले। विष्णु लोक में भी हालांकि कुछ तस्वीरें सामने आ जाती हैं सोशल मीडिया के, लेकिन उन्हें कोई झूठी बताता है, कोई सच्ची बताता है। लेकिन भैया हम तो विश्वास करते हैं ना, हमें तो अपने प्रभु पर बहुत भरोसा है। मुझे तो बहुत भरोसा है, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जो मेरा परिवार है, जो परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है, जो मेरे पास कमेंट करता है, जो मेरा ख्याल रखता है, जिनका मैं ख्याल रखती हूँ, वो तो पक्का यकीन करते हैं। मैं उनके कहे बिना ही कह रही हूँ, वो भगवान पर बहुत यकीन करते हैं। ये कहती है कि दादाजी मेरी देह सबसे अलग है और मैं यहाँ पर हूँ, मुझसे एक गलती होती है, मैं एक गलत फैसला लेती हूँ, उस गलत फैसले के श्राप के कारण मैं यहाँ पर आज बंदिश हूँ। और दोस्तों 1970 की ये बात होती है। आज यहाँ पर रति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका किस्सा काफी मशहूर है। इतना भी ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन इस बात पर बड़े बुजुर्ग चर्चा करते हैं, सोचते हैं। फिर नागलोक के बारे में सोचा जाता है। अब हमें नाग तो भैया राह चलते भी नजर आ जाते हैं, उनका क्या करें। यहाँ पर ये अपना आगे का जीवन बिताती है, लेकिन पूरी मतलब जो जिंदगी रहती है ना, यहाँ पर रति कभी भी सांपों से नहीं डरती है, उन्हें हाथ से पकड़ लेती है। अब आप कहोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, आजकल भी लोग पकड़ लेते हैं। ये बताती है कि मैं जब अपनी बहनों के साथ खेला कूदा करती थी तो मैंने एक इंसान से प्रेम कर लिया था, यहाँ पर जिस श्राप की इसको सजा मिल रही थी। इस लड़की ने इच्छा से अपना रूप बदलकर और एक इंसानी रूप से प्रेम किया था, और उस प्रेम के कारण ही इसको श्राप मिला था। उस व्यक्ति की भी इसे नहीं होने दिया जाता है, और इसे मतलब यहाँ पर जन्म लेने पर मजबूर कर दिया जाता है, क्योंकि इससे कहा जाता है कि तुमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, प्रकृति के साथ उल्लंघन किया है, और इसकी तो तुम्हें सजा भुगतनी होगी। ये लड़की इस तरह से बताती है। दोस्तों जब भी इससे कोई लड़ाई करता था या इससे कोई गुस्सा करता था, कहते हैं पूरी जिंदगी पूरे गांव के लोग इससे बुआ बुआ कहकर बुलाया करते थे, लेकिन इसने शादी नहीं की थी, बिल्कुल भी शादी ये करती ही नहीं है। बिना शादी के अपने जीवन को बिताती है, और जीवन को बिताते बिताते लोगों के बीच में शायद कुछ ज्ञान बांटने का काम भी करती है। कर्मों के बारे में भी बताती है, कहती है कि इच्छाधारी होते हैं, कहीं बहस भी करती है, किसी लोगों से लड़ भी जाया करती थी कि नहीं होते हैं, और सांपों को किसी को मारने भी नहीं दिया करती थी। इनके बारे में ये भी कहा जाता है, जो रति होती हैं वो कहती हैं कि सांपों को वो किसी को मारने नहीं दिया करती थी। कोई भी सांप अगर इधर उधर आ जाया करता था तो उसे लाठी से दूर कर दिया करती थी। किसी के घर में आ जाया करता था तो खुद पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया करती थी। 5 साल की उम्र में सांप इसकी बातें माना करते थे। ये बातें बिल्कुल भी गले से नीचे नहीं उतरती हैं, लेकिन इन बातों के बारे में कुछ चर्चाएं हैं, लिखित रूप पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बातें झंझोर कर रखती हैं। क्या कोई सांपों का भी ऐसा कुनबा है या कोई ऐसी चीज है? हालांकि हम पृथ्वी के आरंभ पार अगर एक होल बनाएं तो हम दूसरी तरफ भी धरती पर ही निकलेंगे, और जो दूसरी तरफ धरती पर निकलेंगे तो वहां पर भी लोग रह रहे होंगे, उनके घर होंगे। पता नहीं हमारा होल जाकर किसी के घर में या किसी के गलियारे में या किसी के कहां पर जाकर निकलेगा। तो ये तो पता है कि जमीन को अगर हम ज्यादा खोदेंगे तो भैया एक हिसाब से तो घर निकलेगा ही, मतलब ये चीजें भी हैं। पाताल लोक के बारे में चर्चा की जाती है। पाताल लोक जरूर है, कहते हैं ना, यहाँ पर बैकुंठ धाम भी जरूर है, हर चीजें हैं, लेकिन क्या वो कैमरे में आने के लिए हैं? अब हम भूतों के बारे में बोलते हैं, साइंस कहती है कि भाई हाँ उन्होंने माना है, नेगेटिव एनर्जी होती है, उन्होंने माना है, और वो कभी कभी ही आते हैं, कैप्चर होते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं होते ना, हमेशा नहीं होते। और कौन कहता है भूत नहीं होते? होते हैं। तो क्या हम इसको भी एक कल्पना मान सकते हैं या इस पर कोई विचार कर सकते हैं? एक लड़की जो कहती है कि मैं नागलोक से आई हूँ। दोस्तों बहुत दिनों तक यहाँ पर रति घर में खाना नहीं खाती है। जब यहाँ पे मैं वहां पर थी, आपको मैं बताऊं, आगे की बात तो मैंने बता दी। अब रति के दादा जब इन बातों को सुनते हैं तो रति के जो परिवार वाले हैं वो शादी से आते हैं। आकर रति के दादा कहते हैं कि लड़की सच बोल रही है, ये नागलोक से आई है, ये सारी बातें हैं। घर वाले मानने को यकीन नहीं देते हैं। तो जो एग्जाम्पल रति ने दिया था, कि जो अपनी तरफ से समझाने के लिए कहा था कि मेरा शरीर इतना चमकीला क्यों है, बताओ मुझे जवाब दो, तो यहाँ पर सभी लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि ये बात समझ से परे थी। क्योंकि घर में किसी का भी शरीर या देह ऐसी नहीं थी जिस तरह की रति की होती है।
तो वो इसी बात के साथ जीती और कहती है बुढ़ापे तक भी वो अपने यानी भतीजे भतीजों के बच्चों को जब भी खिलाती है, वो कहती है यानी कहा करती थी, अभी उनकी मृत्यु हुई है 1970, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर उनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है, यानी भतीजे भतीजों को जब वो खिलाती है तो वो बताती है, यानी खेल कूद का खिलाना, वो कहती है कि हाँ एक नागलोक है, वहां पर ऐसी दुनिया है, बड़ा मन लगता है, पानी में भी सांस आती है। भाई पानी में तो मछली को भी सांस आती है, ये भी तो एक चीज है ना। तो ऐसा हो सकता है, शायद हो सके। तो मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन रति के बारे में इतना ही कहूंगी, वो जहां से भी आई थी वहां पर वो वापस लौट चुकी है। अब एक सवाल बनता है कि क्या नाग लोग यानी पाताल लोक में नागों की भी कोई अलग दुनिया है, ये भगवान ही जाने या वही लोग जाने। एक रति का ही ऐसा केस मिलता है, हालांकि बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें मछलियां नजर आती हैं या ये सारी चीजें नजर आती हैं, लेकिन आपको इसमें कितनी सच्चाई और कितना सब कुछ नजर आता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों रति के बारे में जितने शब्द कहें, वो ज्यादा दिन नहीं जीती है। यहाँ पर वो करीबन 40 साल की उम्र में इस दुनिया से चली जाती है, 40 साल ही वो जी पाती हैं। और उनके बारे में वो किसी को ज्यादा खासकर बताया नहीं करती थी, कभी भी वो किसी कैमरे के सामने नहीं आई। हमने उनकी घटना को कहां से खंगाला है, स्टीवेंसन ने थोड़ा सा इस घटना के बारे में जिक्र किया था, एक दूसरी घटना में, पुनर्जन्म की जो घटना होती है। स्टीवेंसन कहते हैं कि इस लड़की की सच्चाई सुनकर अब कोई उसके ऊपर पूरी पृथ्वी भी खोद दे तो यहाँ पर ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती, तो वो तो परिवार तो नहीं मिलता। इसी वजह से किसी ने भी धरती को या जमीन को खोदने की कोशिश नहीं की, लेकिन स्टीवेंसन कहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा, तभी ये लड़की ऐसी बातें कर रही है। क्योंकि 1970 में वो लड़की 5 साल की उम्र में होती है, यानी 1900 यहाँ पर जो 65 होता है उसमें उसका जन्म होता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये रति की कहानी? ये रति जो अपनी पूरी कहानी ये कहती है कि मैं नागलोक की नागिन हूँ, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ, मैंने ये सब कुछ किया है। तो बहुत अजीब लगती हैं ये बातें आज की जो घटना है, सच में ही मैं बता रही हूँ, ये घटना मैं कह रही हूँ कि सत्य है, लेकिन मेरे कंठ से ही नीचे नहीं उतरती है। लेकिन मेरी जो मुसीबत है उसको आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से हल करना जानते हैं। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी और आप इस पर कितना यकीन करते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ज्ञान तारा सरस्वती मेरी बहुत प्यारी बहन है, ज्ञान का भंडार है, बहुत सारा ज्ञान है इनके पास। मालू सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु दास बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। गीता उपाध्याय मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू मिश्रा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्योति श्रीवास्तव मेरी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। हनी राव मेरे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से, जो दिल्ली से कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बिटिका बॉस मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छी बहन है और ये हमेशा खुश मिजाज रहने वाली बहन है। यहाँ पर सीता शर्मा बहन बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बिमला दलाल मेरी माँ है, जो माँ की तरह कमेंट करती हैं। यहाँ पर उर्मिला खड़का हमारी बहन है। यहाँ पर सौभाग्यवती चित्तौड़गढ़ से बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, शकुंतला जो बिल्कुल माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह प्यार करती हैं। सीता मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद, माँ की तरह प्यार करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कमलेश कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश कुमारी जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुनील सैनी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण भारती बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा अरोरा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी बड़ी बहन, आपको मैं माँ के समान मानती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। श्री राधे आईडी का नाम है, बहुत अच्छा नाम है, लाडली जी का नाम जुबान पर आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। मधु मनमा कैसे हो आप मथुरा से हैं, बहुत प्यारी माँ है हमारी। राजेश चौहान बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर पिंकी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल बहुत प्यारी बहन है। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल दोबारा नाम आ चुका है। विनोद पाटिल्या बहुत बहुत धन्यवाद। के भी ज्यादा राजकोट भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बिजाऊ दास बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ
पर सुकंतला भारद्वाज बहुत प्यारी बहन है। अमली बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा हमारी बहन लखनऊ से जिनके पति बीमार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा मिश्रा बहुत प्यारी बहन है। शरयू बाला बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी यशवंती माँ बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। यहाँ पर ललिता माँ हरियाणा से, वो भी बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। ऐश्वर्या माँ आप कहाँ पर हो, आप नजर और या दिखाई नहीं दे रही हो, आपकी सेहत तो ठीक है ना, बस सेहत की चिंता हो रही है माँ, ऐसे गायब मत हुआ करो। यहाँ पर आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई बहुत अच्छे कमेंट हैं। यहाँ पर नीलेश सोलंकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सुकंतला बहुत प्यारी, 2 बार नाम आ चुका है आपका शायद। यहाँ पर तुलसी शर्मा बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत उम्दा कमेंट करते हैं। मंजू चौधरी बहुत अच्छी बहन है, बहुत प्यारी बहन है। हम दोनों का रिश्ता, हम सभी का रिश्ता बहुत प्यारा है। थैंक यू प्यारी बहन। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा शर्मा कैसी हो लाडो, आप हमेशा शिकायत करती हो और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी छोटी बहन की शिकायत हमेशा दूर करूं। अब मुझे नहीं पता आप छोटे हो या बड़े हो, लेकिन आपकी शिकायत दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। श्रद्धा शर्मा आप हमेशा खुश रहा करो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी ना मैं कुछ लोगों के नाम रह जाते हैं, क्या करूँ, इतने लोगों के नाम होते हैं कि मैं हर रोज इतने नाम भी नहीं ले पाती हूँ जितने लोग मेरे पास कमेंट करते हैं। एक परिवार का ढांचा है, इसको छोड़ नहीं सकती, है मेरा परिवार है। आप चाहोगे भी हम तब भी आप लोगों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब आप हमारी जिम्मेदारी है, हमारा परिवार है। यहाँ पर सीता देवी शर्मा दोबारा नाम लिया है, मेरी प्यारी बहन है, बहुत अच्छी बहन है। थोड़ी सी तबीयत खराब है, कैसी तबीयत है प्यारी बहन जरूर बताना। पूनम यादव बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम बहन। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पूरा परिवार है और सभी के बहुत प्यारे और उम्दा कमेंट होते हैं। आपके कमेंट के जरिए ही मुझे पता चलता है कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ। रामपाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। खम्मा गणी जिनकी आईडी है बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। अर्चना दुबे हमारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अर्चना दुबे। हमारे लड्डू गोपाल, हमारे लड्डू कैसे हैं, ज़रूर उनके बारे में हमें ज़रूर बताना। अर्चना बहन आप कैसी हो, ये भी हमें ज़रूर बताना। भूप सिंह भाई बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। नंदा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई, आज आपका नाम सबसे पीछे रह गया है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर पूरे परिवार का नाम फिर भी नहीं ले पाती हूँ। पूनम बहन, सुनीता बहन, सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी बहन है मेरी, इन सभी के नाम रह जाते हैं। संतोष चौधरी भी रह चुकी हैं। आप सभी लोगों से अब मैं विदा लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। नामों को लेने बैठूंगी तो 50 मिनट की वीडियो पक्का बनेगी, इतने ज़्यादा नाम हैं। आप लोग भी जानते हैं 1 लाख का परिवार है। आप लोगों का प्यार और विश्वास मुझे यहाँ तक लेकर आया है, क्योंकि मेरा परिवार है ही इतना अच्छा। कितनी तारीफ करूं अपने परिवार की, तारीफ होके पुल बन जाएंगे, तारीफ खत्म नहीं होगी, इतना अच्छा हमारा परिवार है। आप लोगों से अब विदा लेती हूँ, क्योंकि कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और दोस्तों इस स्टोरी पर थोड़ी सी रोशनी डालना कि आप इससे कितना संतुष्ट हैं या कितना आपको, क्योंकि मुझे भी एक चीज़ जाननी है। अपनी राय दिल से रखना, सच में ही दिल से रखना, इसके बारे में मुझे जानना है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।